गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। तो बेटा जैसा कि बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर एपी चैप्टर से स्टार्ट कर दीजिए, एपी चैप्टर में बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही है समझने में। तो आपके डिमांड पे आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर विच इज़ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आई थिंक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5वां या 6वां है, तो जो भी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले आपका स्वागत है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लेक्चर नंबर 1 में। तो बेटा आज प्रयास करेंगे कि मोस्टली थ्योरी वाले टॉपिक्स आज कवर कर लें अपन, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस का भी डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आज हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, क्या समझने हैं, आज उसके बारे में समझते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की मीनिंग क्या है, ठीक। उसके बाद आपको समझाएंगे जर्नल टर्म क्या है इसका, फिर सम ऑफ टर्म्स क्या आ जाएगा, फिर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और केस डिस्कशन। ये आज के हमारे क्लास का मोटिव रहेगा। तो आज बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप इस वीडियो पर बिल्कुल शांति से आप इस पूरे क्लास को वॉच करिए, और डेफिनेटली आपको इस क्लास से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सीखने से पहले आपको सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट टर्म्स आना चाहिए, जो कि है व्हाट इज द सीक्वेंस। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं सीक्वेंस क्या है। जैसा कि इस एनसीईआरटी में चैप्टर्स का नाम केवल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन रखा है, लेकिन एक्चुअल में चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, और सीक्वेंस और सीरीज में ही क्या जाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ जाता है। तो चलिए पहले बात करते हैं ये सीक्वेंस क्या है। तो सीक्वेंस जो है बेटा वो एक्चुअल में एक मेरे पास में लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है, और वो लिस्ट ऑफ नंबर्स ऐसे नंबर्स जो जिनमें कुछ न कुछ डिफिनेशन फॉलो हो, या जो मेरे पास में कुछ न कुछ रूल को फॉलो करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। तो एक्चुअल में सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज द अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम। तो बेसिकली जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि मान लो मैंने आपको एक अरेंजमेंट बताया ना, 2 बनाया, 4 बनाया, 6 बनाया, 8 बनाया, 9 10 बनाया, 10 बनाया, तो ये मान लो 10 बनाया, तो बेटा ऐसे करके बनाना स्टार्ट किया। तो ये मेरे पास में क्या बन गया, एक सीक्वेंस बन गया, क्योंकि बेसिकली ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है। ये है क्या, एक लिस्ट ऑफ नंबर है, और लिस्ट ऑफ नंबर होने के साथ साथ इसमें एक रूल भी फॉलो हो रहा है। और रूल क्या फॉलो हो रहा है, जरा रूल आपको हर बार रूल फाइंड करने के लिए नहीं पूछेगा, लेकिन वो रूल क्या फॉलो हो रहा है जरा देखो बेटा। अगर मैं 2 में 2 को ऐड करें तो 4 आ जाएगा, 4 में 2 को ऐड करें 6 आ जाएगा, 6 में 2 को ऐड करें 8 आ जाएगा, 8 में 2 को ऐड करें 10 आ जाएगा। तो बेसिकली ये एक लिस्ट ऑफ नंबर है जो कुछ रूल्स को फॉलो कर रहा है, और वो रूल क्या है कि हमें जो नेक्स्ट टर्म मिल रहा है वो प्रीवियस टर्म में कुछ ऐड करने को मिल रहा है। तो दिस इज द सीक्वेंस। ये क्या बन गया, एक सीक्वेंस बन गया, ठीक। और जैसे एग्जांपल राइट करना जरा, ये देखो एग्जांपल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। तो बेटा ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस की, क्योंकि अगला वाला टर्म जरा देखो, नेक्स्ट टर्म को, नेक्स्ट वाला जो टर्म है वो प्रीवियस वाले टर्म में कुछ ऐड करके थोड़ा आपको फाइंड मिल रहा है। तो दैट इज द, ये भी क्या बन गया, एक सीक्वेंस बन गया। तो बेसिकली सीक्वेंस क्या है, एक लिस्ट ऑफ नंबर जो कुछ डेफिनेशन या रूल को फॉलो करता है। अब देखो सीक्वेंस की जो एडवांस डेफिनेशन है, सीक्वेंस की जो अगर एडवांस डेफिनेशन की बात करें, तो वैसे ये आपके सिलेबस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो बड़ा सीक्वेंस क्या होता है, एक फंक्शन होता है। सीक्वेंस क्या होता है, एक फंक्शन होता है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर को डिफाइन करता है, नेचुरल नंबर को डिफाइन करता है। तो बेसिकली अगर सीक्वेंस की बात करें तो वो एक फंक्शन है जो n से n में डिफाइन होता है। अब ये n से n में डिफाइन के बेसिकली मतलब क्या है कि जैसे आप फंक्शन को कुछ इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे मान लो बेटा मेरे पास में एक मिक्सर जूस ही आपने देखा होगा। मिक्सर जूस में क्या करते हो आप बेसिकली, या जो बेसिकली जूस बनाने वाले मिक्सर्स होते हैं उनमें आप फ्रूट्स एज ए इनपुट देते हो, उसके करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट मिलता है। तो वैसे ही सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है जिसका इनपुट जो है वो नेचुरल नंबर होता है, और उसका आउटपुट जो आता है वो भी क्या आता है, नेचुरल नंबर ही आता है। वैसे हम एडवांस की बात करें तो आउटपुट जो है वो रियल नंबर से भी आ सकता है। तो रियल नंबर्स में सारे नंबर सिस्टम आ जाते हैं एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स कुछ होंगे। तो सीक्वेंस क्या है, वो एक फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में
डिफाइन होता है। अब ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को डिनोट करते हैं an से, या इसको डिनोट करते हैं ऐसे भी डिनोट करते हैं। तो किसी भी सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है an से, या इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं बेटा एक सीक्वेंस, मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मान लो एक सीक्वेंस में लिखा an इज इक्वल टू, मैंने राइट किया बेटा an इज इक्वल टू, एक सीक्वेंस हमने राइट किया कि हमारे पास में है an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। क्या ये सीक्वेंस है? अगर इस तरीके से कभी भी आपको दिख जाए an इज इक्वल टू समथिंग या n इज इक्वल टू समथिंग, तो अगर इस तरीके की फॉरवर्ड में कोई इक्वेशन दिख रही है तो दैट इक्वेशन इज द बेसिकली रिप्रेजेंट द जर्नल टर्म ऑफ द सीक्वेंस, वो सीक्वेंस के जर्नल टर्म को रिप्रेजेंट करना चाहती है। ठीक, अब ये बेसिक सवाल यहाँ से क्या होता है कि आपको बेटा एक सीक्वेंस दे देगा और बोलेगा कि सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म निकालो, या सीक्वेंस के 2 टर्म्स निकालो, या सीक्वेंस के 3 टर्म्स निकालो, या सीक्वेंस के 4 टर्म्स निकालो, या सीक्वेंस के 6 टर्म निकालो। इस तरीके से आपसे सवाल पूछ सकता है। तो बेटा इसमें ज़्यादातर डेफिनेशन जो यूज होती है वो सीक्वेंस की यही डेफिनेशन यूज होती है कि सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो जब भी सीक्वेंस के टर्म्स निकाले हैं तो आप उसमें नेचुरल नंबर्स को सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट कर दो। बेटा मैंने n की वैल्यू 1 यूज करी, हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी इस सीक्वेंस का पहला टर्म कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। दूसरा n की वैल्यू अगर हमने 2 यूज कर लिया तो ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1, कितना आ जाएगा 5 आ गया। मैंने n की वैल्यू 3 यूज कर लिया तो a3 कितना आ जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा, यानी ये कितना बन जाएगा a3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 9 और 5 कितना आ जाएगा 15। अगर मैं n की वैल्यू 4 यूज करूं तो बन जाएगा a4 और a4 कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1, यानी ये मेरे पास में बन जाएगा 70, कितना आ जाएगा ये 70। यानी फाइनली ये जो सीक्वेंस ani इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो सीक्वेंस है इसका पहला टर्म 2, दूसरा 5, तीसरा मेरे पास में इसका टर्म 14 है, और ऐसे करके ये सीक्वेंस के टर्म्स आ रहे हैं। तो बेटा किसी भी सीक्वेंस में आपको मिनिमम 3 टर्म्स लिखने होते हैं, 3 टर्म्स के बाद आप डॉट 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 लगा के उस सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, तो ये सीक्वेंस को राइट करने का तरीका है। ठीक, चलिए इस पे देखो सबसे फर्स्ट जो बेसिक सवाल बन सकता है, पहला जो सवाल है ये जरा देखो स्क्रीन पे आगे सामने सवाल है। आप इस क्वेश्चन को, एक और अच्छी बात है कि जितने भी क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आएंगे फर्स्टली आप उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जितने सवाल आएंगे उसके पहले मैं उसके कंसेप्ट जरूर डिस्कस कर सकूंगा। तो आप अपने से अप्लाई करके सॉल्व करना सीखेंगे, उसके बाद आप सोल्यूशन को वॉच करिएगा। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस डिफाइन an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1। तो यानी an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1 मेरे पास में बेटा एक सीक्वेंस दिया है, इसके फर्स्ट 3 टर्म बताने हैं। अब जैसे मान लो मैं आपको कभी ये बोलूं कि an इज इक्वल टू a1 a2 a3 डॉट 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 an, ये मेरे पास में कोई सीक्वेंस है। तो इस सीक्वेंस में जो पहला नंबर आता है, जो फर्स्ट नंबर है, व्हिच इज द फर्स्ट नंबर a1, इस a1 को बेटा बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। सिमिलरली a2 को क्या बोलेंगे सेकंड टर्म, a3 को क्या बोलेंगे थर्ड टर्म, और ऐसे करके लास्ट में जो an है इसको क्या बोलेंगे nth टर्म बोलेंगे। अब nth टर्म में रिप्रेजेंटेशन का बेसिकली मतलब है कि इस सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इस सीक्वेंस में फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स हैं। तो अगर कभी भी आपको ऐसा सीक्वेंस दिखे तो पहला जो टर्म होता है या जो फर्स्ट नंबर हो या फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट हो या फर्स्ट जो फंक्शन हो, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, सिमिलरली सेकंड टर्म ऑफ सीक्वेंस, सिमिलरली थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस, एंड यू हैव टू से दैट लास्ट टर्म इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक, तो बेटा मेरे को फर्स्ट की टर्म आने हैं तो पहले हमने पुट कर दिया n इज इक्वल टू 1। बेटा n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिमिलरली पुट n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे बेटा ये हो जाएगा a2, n की जगह 2 रख दिया, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कितना आ जाएगा 5। सिमिलरली पुट करो आप n इज इक्वल टू 3, अगर आप n इज इक्वल टू 3 रखोगे तो हो जाएगा a3 का मतलब है 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी ये बेटा कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 1 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो नाउ 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर, 3 टर्म ऑफ द सीक्वेंस आर कितना आ जाएगा बेटा 2 5 एंड 10, ये 3 टर्म्स आ गए सीक्वेंस के। तो बिल्कुल जनरल सवाल है, अब आप माइंड में सेट कर लो जब भी सीक्वेंसेस के टर्म, ये बिल्कुल रामबाण तरीका मैं बता रहा हूँ, जब भी सीक्वेंसेस के आपको टर्म्स पूछे
तो जो भी सीक्वेंस दिखागा उसमें जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जगह पर अगर आपने 1 यूज़ किया तो पहला टर्म मिल जाएगा, 2 यूज़ किया तो दूसरा टर्म मिल जाएगा, 3 यूज़ किया तो तीसरा टर्म मिल गया, 4 यूज़ किया तो चौथा टर्म मिल जाएगा। और ऐसे करके अगर आपने n यूज़ कर लिया तो टोटल n टर्म ऑफ सीक्वेंस पता चल जाएगा। और किसी भी सीक्वेंस को अगर राइट करने के लिए क्वेश्चन है कि फाइंड द सीक्वेंस, तो फाइंड द सीक्वेंस वाली चीज़ में आप हमेशा 3 टर्म लिखोगे, 3 से कम नहीं चलेंगे, लेकिन 3 से ज़्यादा भी लिखने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू राइट द 3 टर्म्स एंड आफ्टर दैट यू हैव टू यूजिंग द डॉट 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 डॉट। तो जैसे मैं अगर इसी वाले सवाल में अगर मैं आपसे बोल देता फाइंड द सीक्वेंस, इसी क्वेश्चन में बोल देता फाइंड सीक्वेंस, बेटा पहला टर्म a1 कितना है, a1 मेरे पास में 2 रहता है, a2 मेरे पास में कितना है 5, a3 मेरे पास में कितना आ जाता है 9। तो यानी यहाँ से जो सीक्वेंस a आ जाएगी वो क्या लगती है, a3 मेरे पास में 9 आया था, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। तो 2, 5 एंड 10 डॉट 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 ये सीक्वेंस का जवाब हो जाएगा। तो जब भी आपसे सीक्वेंस पूछेगा आप इस तरीके से राइट कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन। चलो अब इस सीक्वेंस के बाद मैं आपसे बात करता हूँ बेटा प्रोग्रेशन। मैं आपसे एक पॉइंट की बात करता कि व्हाट इज द प्रोग्रेशन, क्योंकि प्रोग्रेशन ये समझ में आएगा और प्रोग्रेशन थोड़ा सा समझ में आना। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोग्रेशन। ये प्रोग्रेशन क्या है बेटा, देखो लाइफ में प्रोग्रेस करने का 2 तरीका होता है। वैसे अगर मैं बात करूँ तो लाइफ में प्रोग्रेस करने का 2 तरीका होता है। एक तो तरीका ये है कि आप आगे की तरफ प्रोग्रेस करो। आगे की तरफ प्रोग्रेस करने का मतलब क्या है, जैसे आपने मान लो मैथ का एग्जाम दिया और मैथ एग्जाम में इनिशियली आपने 10 में से 7 मार्क्स पाए और अगली बार आपने 8 मार्क्स पाया, तो ये प्रोग्रेस किस तरीके का है, पॉजिटिव तरीके का है। दूसरा प्रोग्रेस होता है कि हम बैक की तरह करें। बैक की तरह का मतलब पहले मेरे मार्क्स अच्छे हैं उसके बाद कम आए। तो प्रोग्रेस भी करने का 2 मेथड्स है, एक पॉजिटिव प्रोग्रेशन, दूसरा नेगेटिव प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले अगर मैं प्रोग्रेशन की बात करूँ तो बेटा प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस होता है, प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस होते हैं जिनमें या तो टर्म्स कंटिन्यूसली इंक्रीज करेंगे या तो कंटिन्यूसली क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो यू हैव टू राइट द डिफिनेशन ऑफ प्रोग्रेशन। क्या, अ सीक्वेंस इन विच ऑल टर्म्स इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग वाले हैं सीक्वेंस तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन, और अगर आपके पास में डिक्रीजिंग है, जैसे टर्म्स अगर घट रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, वो सीक्वेंस जिसमें टर्म्स या तो कंटिन्यूसली इंक्रीज करें या तो कंटिन्यूसली क्या करें, डिक्रीज करें। जैसे मान लो एक सीक्वेंस बेटा हमने ये राइट किया 1 2 3 4 5 6, क्या ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन में है? बिल्कुल सर प्रोग्रेशन में है। क्यों? क्योंकि इसके टर्म्स देखो आप तो कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है। तो दैट इज यू हैव टू लुक आउट या वॉच आउट दिस प्रोग्रेशन, दिस सीक्वेंस इज एन प्रोग्रेशन। और ये कैसी प्रोग्रेशन बेटा, इंक्रीजिंग को मैं ऐसे ये बनाता, दिस इज द इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन। ये कौन सा प्रोग्रेशन है बेटा, तो इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन है। लेकिन मान लो मैंने ये दूसरा सीक्वेंस राइट किया, en इज इक्वल टू मैंने राइट किया बेटा 4 3 2 1 0 -1, क्या ये भी प्रोग्रेशन है? हाँ सर बिल्कुल प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसके जो टर्म्स हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं। डिक्रीज करने का मतलब क्या है, बड़ा टर्म फिर छोटा टर्म फिर छोटा टर्म फिर छोटा टर्म फिर छोटा टर्म। तो सर ये भी प्रोग्रेशन ही है, लेकिन ये कौन सा प्रोग्रेशन है, डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन। ये कौन सा प्रोग्रेशन है, तो डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन है। दैट इज प्रोग्रेशंस आर द 2 टाइप्स, फर्स्ट इज द इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन, सेकंड इज द डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन। ठीक, अब जरा देखिए, अब अगर मैं प्रोग्रेशन के बाद मैं बात करूं जो हमारे टॉपिक पे है वो कौन सा प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है जरा समझते हैं। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हम तो ये बोल सकते हैं कि डेफिनेटली ये एक सीक्वेंस होगी, क्योंकि सीक्वेंस क्या होता है, एक प्रोग्रेशन ही होता ना। देखो एवरी सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो जरूरी नहीं, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि जो प्रोग्रेशन है वो क्या होता है, डेफिनेटली एक सीक्वेंस ही होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी क्या है, वो एक सीक्वेंस ही है। लेकिन ये ऐसा सीक्वेंस है जिसमें जो नेक्स्ट टर्म होता है सीक्वेंस का उसको ऑब्टेंड करते हैं या तो किसी फिक्स्ड नंबर का ऐड करके या तो किसी फिक्स्ड नंबर का सब्ट्रैक्ट करके। तो आप इसके रिलेशन राइट कर सकते हो, जैसे इसको लिख सकते हो अ सीक्वेंस in which the next term
the next term is obtained by adding or subtracting a fixed number on या in previous term। तो पिछले वाले टर्म में अगर हम फिक्स्ड नंबर ऐड करें तो मुझे अगर अगली टर्म मिल जाए तो दैट प्रोग्रेशन इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यू हैव टू राइट द प्रोग्रेशन की डिफिनेशन। आप लिख सकते हो कि बेसिकली आपको दिमाग में बस यही रखना है, अगर ऐसे कोई सीक्वेंस है जिसमें से अगली टर्म पिछले वाले टर्म में कुछ ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर मिल रही तो उसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जरा समझना ध्यान से। मान लो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल रखा 2 3 4 5 6 7, बस छोटा सा एग्जांपल रखते हैं। पहला नंबर का सवाल है क्या ये सीक्वेंस है? बिल्कुल सर सीक्वेंस है। क्यों सीक्वेंस है? क्योंकि लिस्ट ऑफ नंबर है और एक प्रॉपर डेफिनेशन भी चल रही है, एक प्रॉपर रूल भी चल रहा है, तो सीक्वेंस है। क्या ये प्रोग्रेशन है? बिल्कुल प्रोग्रेशन है, क्योंकि जो टर्म्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो दैट इज द इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन। अब जरा देखना बेटा इसमें जो अगला टर्म है, अगर मैं इसके फर्स्ट टर्म की बात करूं, t1 की बात करूं, अगर मैं इसके t1 की बात करूं तो t1 कितना है 2, t2 यानी सेकंड टर्म कितना है मेरे पास में 3 है, t3 मेरे पास में कितना है 4। क्या मैं अगले वाले टर्म में 1 ऐड करूं, प्लस 1 करूं तो मेरे को अगला टर्म मिल जाएगा, इसमें प्लस 1 ऐड करूं तो मेरे को अगला टर्म मिल जाएगा। दैट इज आपको एक फिक्स्ड नंबर ऐड करना पड़ रहा है और वो जो फिक्स्ड नंबर है वो 1 है। तो आप बोल सकते हैं कैसा प्रोग्रेशन है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर ऑन नेक्स्ट टर्म। ठीक, चलो तो ये आप इस तरीके से बता सकते हो कि ये क्या है मेरे पास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डिफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये देखो ध्यान से, आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दो तरीके की मिलेंगी। कितने तरीके की मिलेंगी? दो तरीके की। जो पहला तरीका है या पहला मेथड उसको बोलते हैं फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनाइट ए। कितने तरीके के मिलेंगे? फाइनाइट ए और दूसरा कितने तरीके की, दूसरा तरीका जो होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट। यार फाइनाइट ए का मतलब क्या है कि ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो, जिसको आप काउंट करके बताओ हाँ सर इस वाले एपी में 5 टर्म है, या इस वाले एपी में 10 टर्म है, या इस वाले एपी में 20 टर्म है, तो दैट इज द फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ टर्म्स काउंट ना कर पाओ तो सच प्रोग्रेशन इज कॉल्ड इनफाइनाइट प्रोग्रेशन। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं, देखना नेक्स्ट। जैसे इसमें देखो फाइनाइट एन एपी कंसिस्टिंग ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इज कॉल्ड द फाइनाइट एपी। वही मैंने बताया कि आप अगर एपी के टर्म्स काउंट कर पा रहे हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी बोलते हैं। जैसे इस एग्जांपल देखो बेटा, इसमें कितने टर्म है, फर्स्ट टर्म मैं यहाँ पे राइट करना चाहूँ, इसमें अगर आप टर्म्स की बात करो तो इसका जो पहला टर्म है, इसका जो ये पहला टर्म t1, ये दूसरा t2, ये t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, टोटल 8 टर्म की प्रोग्रेशन है सर। ये फाइनाइट प्रोग्रेशन है क्योंकि एलिमेंट इसमें क्या है, काउंटेबल है। ठीक है ना, चलिए सेकंड, एन एपी which does not have a finite number of term is called infinite progression। यानी इसका मतलब क्या है कि ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल ना हो, जिसको आप काउंट ना कर पाओ, या बेसिकली जिसको आप की लिमिट से जो बाहर हो जाए, तो वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट प्रोग्रेशन। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, ये 45 के बाद डॉट 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 का बेसिकली मतलब है इट इज गोइंग टू इंफिनिटी, ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो दैट इज द इनफाइनाइट प्रोग्रेशन। ठीक, चलिए अब जरा देखना जैसे इनफाइनाइट प्रोग्रेशन से पहले मैं आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है सर वो एक सीक्वेंस है जिसमें फिक्स्ड नंबर को ऐड करना पड़ता है या तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है आपको अगले वाले टर्म्स निकालने के लिए। तो जैसे मान लो मैंने कहा किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम बात करते हैं जर्नल एक्सप्रेशन या कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिखती कैसी है। तो यार मैंने कहा मान लो फर्स्ट टर्म किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है और वो जो फिक्स्ड नंबर आप यूज कर रहे हो सर, वो फिक्स्ड नंबर जो है उसको मैंने बोल दिया डी। जरा समझना ध्यान से। तो अगर मैं आपको फर्स्ट नंबर दे दिया और मैंने ये बोल दिया कि उसमें जो
आप नया नंबर ऐड कर रहे हो वो डी है। तो यार अगर पहला नंबर ए है तो दूसरा कितना आ जाएगा ए प्लस डी, या तीसरा आ जाएगा ए प्लस डी यानी ए प्लस 2d। अगला आ जाएगा ए प्लस 2d में एक डी और ऐड कर दो 3d हो गया, ए प्लस 3d में एक डी और ऐड कर दो 4d, और ऐसे करके अगर आप राइट करते जाओगे तो आपको इस प्रोग्रेशन के टर्म्स मिलते चले जाएंगे, इस प्रोग्रेशन के टर्म्स मिलते चले जाएंगे। ठीक, चलिए। अच्छा, आपने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं बेटा। हमने ए में डी को सब्ट्रैक्ट किया तो ए माइनस डी आ जाएगा, ए माइनस 2d आ जाएगा, ए माइनस 3d आ जाएगा। क्या सर ये भी प्रोग्रेशन है? बिल्कुल ये भी प्रोग्रेशन है। ये वाली जो प्रोग्रेशन है वो इंक्रीजिंग प्रोग्रेशन है, और ये वाली जो प्रोग्रेशन है वो कैसा है? डिक्रीजिंग प्रोग्रेशन है। ये डिफरेंस है। तो आपको बेटा ये किसी भी एपी का जर्नल एक्सप्रेशन या किसी भी एपी का या किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो जर्नल या स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होता है वो आपके दिमाग में चलना चाहिए। वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d डॉट 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 टिल टू इन्फिनिटी। या बेसिकली हम लिख सकते हैं ए माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस 3d, ए माइनस 4d, ऐसे करेंगे कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। अगर टिल टू प्लस इन्फिनिटी है तो इंक्रीजिंग एपी, टिल टू माइनस इन्फिनिटी है तो डिक्रीजिंग एपी। ठीक, तो चलिए बात करें जरा। अब जैसे मैंने कहा कि बेटा किसी भी एपी को आप राइट कर सकते हो, कैसे राइट कर सकते हो आप उसको? सर उसको राइट कर सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, और ऐसे करके हम इसको राइट कर सकते हैं सर इन्फिनिटी तक राइट कर सकते हैं। ये हमारे पास में एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसको मैंने राइट कर दिया ए। अब बेटा इसमें जो फर्स्ट ए जो है इस ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, फर्स्ट टर्म ऑफ ए। ये एपी का पहला टर्म है। जो फिक्स्ड नंबर आप ऐड करते हो, जो फिक्स्ड नंबर है उसको तो हमने डी बोला बेटा। इस डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर डी। इसको कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर डी से। तो किसी भी एपी का अगर आपको फर्स्ट टर्म पता चल जाए और कॉमन डिफरेंस पता चल जाए तो बेटा आप उस एपी की पूरी कुंडली बता सकते हो। डेट इज उसके टर्म्स क्या आएंगे, फर्स्ट टर्म क्या आएगा, फोर्थ टर्म क्या आएगा, सिक्स टर्म क्या आएगा, तो आपको पूरी उस एपी की कुंडली लिखना आ जाएगी। तो ध्यान में रखना है क्या कि अगर आपको किसी भी एपी को कंस्ट्रक्ट करना है या किसी भी एपी को नेचर बताना है तो मेरे इस पॉइंट को आप याद कर लो कि आपको दो चीज़ चाहिए। एक उस एपी का फर्स्ट टर्म, दूसरा उस एपी का कॉमन डिफरेंस। अगर आपको किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता है तो आप उस एपी के सारे कैरेक्टर या सारे नेचर्स के बारे में बता सकते हो। क्लियर है ना? इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस चीज को दिमाग में रखिएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं। ठीक, तो बेटा ये है पहला सवाल हमारे स्क्रीन पे। द जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन बाय an is equal to 4 minus 4an plus 15 is the sequence is an AP is so find the 15 term of and common difference। अब जरा देखा जाए से मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता फिर इसको जाता हूं जरा। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा देखते हैं। अगर मैंने कहा बेटा ये मेरे पास में एक AP है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, और ऐसे करके सर टर्म्स चलते चले जाएंगे। तो मान लो अगर मैं आपसे कहूं जर्नल टर्म इस एपी का क्या है? यार जर्नल टर्म का बेसिकली मतलब होता है कि वो यूनिक एक्सप्रेशन जिसकी हेल्प से आप उस एपी के या उस सीक्वेंस के सारे टर्म लिख पाओ, दैट इज द जर्नल टर्म। तो जर्नल टर्म का बेसिकली मतलब क्या होता है कि वो एक्सप्रेशन या बेसिकली वो फंक्शन जिसकी हेल्प से आप सीक्वेंस के सारे टर्म्स लिख पाओ, दैट इज द जर्नल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक, तो अगर मैं इसकी बात करूं इसका जर्नल टर्म सर निकलेगा कैसे बता दो जरा। फिर इसका जर्नल टर्म जो निकलेगा वो बाय ऑब्जर्वेशन निकलेगा। वो कैसे निकालोगे? बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या? यू हैव टू वॉच विद हेल्प ऑफ योर आइज। अपनी आइज की हेल्प से आप वॉच करके इसको देखो जरा, समझो ध्यान से। बेटा ये पहला टर्म था, तो पहला टर्म में सवाल है कि फर्स्ट टर्म के साथ कितने डी है? तो सर इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस डी। मतलब कि हमने जब पहला टर्म लिखने का प्रयास किया तो उसमें d की वैल्यू कितनी है? 0, मतलब 0 d आ रहे हैं। दूसरा टर्म हमने लिखा तो सर उसमें a प्लस d यानी 1 d आया। तीसरा टर्म हमने लिखा तो उसमें एक मतलब 3 से 1 कम d यानी 2d आया। चौथा टर्म हमने लिखा तो उसमें 3d आया। पांचवा टर्म हमने लिखा तो 4d आया। छठवां टर्म हमने लिखा तो 5d
तो अगर मेरे को किसी भी एपी का nth टर्म लिखना है तो क्या वो a प्लस n माइनस 1d आ जाएगा? कैसे कैसे सर, कैसे कैसे? देखो a प्लस n माइनस 1d ये ऐसा क्यों आया? क्योंकि यार जितने टर्म्स की तुम बात कर रहे हो उससे एक कम d आ रहा है, जितने टर्म्स की बात कर रहे हो तो उससे एक कम d आ रहा है, लेकिन a सब में आ रहा है। तो अगर मेरे को nth टर्म लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे सर? nth टर्म का मतलब है a तो आएगा ही आएगा, लेकिन n से एक कम d यानी n माइनस 1d आएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द जनरल टर्म ऑफ एपी a प्लस n माइनस 1d। बड़ा चाहे तो इसको tn लिखूंगा, चाहे कुछ बुक में an भी लिखा जाता है, तो an and tn both are the same thing। Basically an is also represent the general term of ap and tn is also represent the general term of ap। आप इस पॉइंट को दिमाग में जरूर रखें, ठीक। तो किसी भी ap का जो जनरल टर्म है वो कितना आ जाएगा? a प्लस n माइनस 1d आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जरा देखना ध्यान से, मैं अगर आपसे बोलूं कि बेटा एक काम करो जरा, किसी ap का पांचवा टर्म लिखो जरा, t5। तो t5 मेरे को कैसे लिखना जरा देखना ध्यान से। t5 का मतलब सर इसमें पांचवें टर्म की बात करा तो उससे एक कम क्या आएगा? d आएगा। तो अगर एक कम d आएगा क्या ये a प्लस 4d आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। मैंने कहा किसी ap का 10वां टर्म बताओ सर, तो वो a प्लस 9d आएगा, एक d से कम। किसी ap का 20वां टर्म बताओ सर, a प्लस 19d। मैंने कहा किसी ap का 30वां टर्म बताओ सर, a प्लस 29d। चलो तुम्हारी बारी, किसी ap का pth टर्म बताओ। तो यार अगर मैं pth टर्म की बात करूं तो यानी सर tp का मतलब है a प्लस p से एक कम d यानी p माइनस 1d। मैंने बेटा पूछा किसी ap का तुम qth टर्म बताओ, तो qth टर्म का मतलब क्या है? tq का मतलब सर a प्लस q माइनस 1d। दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जब भी आपको किसी ap के टर्म्स लिखने हैं तो जो टर्म्स लिखना है बेटा उसे से एक कम माइनस क्या कर दो? d कर दो। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आप उससे एक कम क्या कर दो? d कर दो। जैसे मैं अगर बोलूं बेटा किसी ap का s वां टर्म बताओ, किसी भी ap का s वां टर्म बताओ सर, s वां टर्म का मतलब ts बनेगा a प्लस s माइनस 1d। किसी ap का मैंने कहा ये वाला टर्म बताओ, लेट्स से इमोजी टाइप के मैंने बना दिया, बेटा ये बताएगा a प्लस this माइनस 1d। समझ में आई बात? ये क्लियर है? तो देखो मोस्टली कंफ्यूजन यही होता है कि सर ap के टर्म्स कैसे लिखें। तो तुम्हें यार जो भी टर्म दे दे तुम a के साथ उसमें से एक कम करके उसमें d का मल्टीप्लाइड कर देना, दैट इज द जनरल टर्म ऑफ ap। कभी भी तुम्हें अगर दे दे, कभी भी कुछ लिखने के लिए दे दे तो आप ऐसे राइट कर सकते हो, ठीक। क्लियर है जनरल टर्म की बात, ठीक। अब जरा देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं बेटा किसी ap में अगर मैं n की बात करूं, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टर्म। यार तुमसे ये सवाल बड़े अच्छे बनते हैं, तुम पहले ये दिमाग में सोच के बताओ, क्या किसी ap में जो नंबर ऑफ टर्म है वो फ्रैक्शनल आ सकता? जवाब दो। मैं अगर आपसे बोलूं कि सर एक मेरे पास में ap है और उस ap में 2.5 टर्म है, क्या ऐसा हो सकता? नहीं। किसी ap में यार अगर टर्म्स होंगे तो वो 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे। यानी n की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्म्स की जो वैल्यू है ap के केस में या किसी भी सीक्वेंस के केस में फ्रैक्शनल नहीं आ सकता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी किसी भी ap में अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं तो नंबर ऑफ टर्म इज ऑलवेज अ नेचुरल नंबर, हमेशा एक नेचुरल नंबर आएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शनल आ रहा है इसका मतलब है आपने कहीं मिसिंग कर दिया है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फॉर एनी सीक्वेंस द नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज नेचुरल नंबर, ठीक। चलिए बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट अगले पॉइंट पे। चलो ये समझ रहा है, द जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज गिवन बाय a is equal to -4n plus 15। this is the sequence of ap is so find the 15 term of the 15 terms and completeness। अब जरा एक और पॉइंट नोट करो फिर इस पे आते हैं लास्ट। जैसे मान लो बेटा मैंने कहा किसी एक ap में लिखा a plus b a plus 2b a plus 3d a plus 4d और ऐसे करके हमने ये इंफिनिटी तक लिख दिया। बेटा इसको a को मैंने a1 बोल दिया, फर्स्ट टर्म बोल दिया, इसको मैंने a2 बोल दिया, इसको मैंने a3 बोल दिया, इसको मैंने a4 बोल दिया और ऐसे करके a प्लस n माइनस 1d को हमने बेटा nth टर्म बोल दिया, ठीक। तो जरा ये बताओ, अगर मैंने आपसे सवाल किया कि बेटा एक काम करो तुम a2 माइनस a1 बताओ, सर a2 माइनस a1 आ जाएगा a प्लस b माइनस a, कितना आ गया? d। मैंने कहा बेटा a3 माइनस a2 बताओ,
प्लस डी, क्या ये भी डी आ गया? सर A4 माइनस A3 बताओ, A4 माइनस A3 का मतलब है A प्लस 3D माइनस A प्लस 2D, सर ये भी डी आ गया। क्या किसी भी AP में अगर उसके अगले वाले टर्म का पिछले टर्म के साथ अगर रेशियो निकालें, सॉरी डिफरेंस निकालें, तो क्या वो जो डिफरेंस है वो ऑलवेज एक कांस्टेंट आएगा? जो वो डिफरेंस है क्या वो ऑलवेज एक कांस्टेंट आएगा? इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू नोट इट डाउन। फॉर AP A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, और ये ऑलवेज AN माइनस 1 ऑलवेज कांस्टेंट आएगा। और बेटा ये किसके लिए कांस्टेंट आएगा? वो जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा? सर वो कॉमन डिफरेंस, वो क्या होगा? कॉमन। वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर एनी सीक्वेंस अगर उसके अगले टर्म का पिछले टर्म के साथ डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है तो डेफिनेटली वो क्या होगी? AP होगी, और वो जो कांस्टेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिए अब ये दिमाग में रखिएगा, अब आपके सवाल बनने स्टार्ट होते हैं। देखो ठीक, तो जैसे मान लो ये सवाल मेरे पास लिया सर, ये an = -4n + 15, पहले इस सवाल को अच्छे से सॉल्व किया है। सर जर्नल टर्म किसी AP का दिया, देखो जब भी आपको an दे दे या tn दे दे, इसका बेसिकली मतलब है दिस इज प्रोवाइड द जर्नल टर्म ऑफ द रिजल्टेंट या जर्नल टर्म ऑफ सीक्वेंस, तो ये किसी भी सीक्वेंस का जर्नल टर्म दिया है। अब आपको चेक करना है सर ये AP लिखने के काम को, इसमें n की जगह 1 रख दो यार, n की जगह 1 रखोगे तो ये t1 या a1 आ जाएगा, ये बन जाएगा -4 × 1 + 15, सर ये आ गया 11, कितना आ जाएगा? 11 यार, 15 माइनस का सर 11 ही आएगा। दूसरा मैंने कहा इसका A2 निकालना है, तो A2 कितना आ जाएगा सर? -4 × 2 + 15, -4 2 = 8, 8 में अगर 15 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 का 7, ठीक। A3 जरा निकालो, तो A3 जो है कितना आ जाएगा? -4 × 3 + 15, सर 4 3 = 12, माइनस के साथ 15 में 12 ऐड किया तो 3 आ गया। मैंने कहा एक और टर्म निकालो A4, सर A4 मतलब -4 × 4 + 15, सर ये आ गया, ये कितना आ गया हमारे पास में? 4 4 = 16, 4 4 = 16 + 15 कितना आ जाएगा? -1, ये 1 नहीं आएगा, -1, ठीक। चलो अब जरा समझ लेना सीधा। पहला नंबर ये पूछा कि ये जो सीक्वेंस है क्या वो AP है यार? तो तुम ये बताओ फॉर AP किसी भी सीक्वेंस को AP होने की कंडीशन क्या है? सर A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, A4 - A3 का जो डिफरेंस है वो क्या है? कांस्टेंट आ जाए। अब जरा यहाँ से A3 - A2 निकालो या A2 - A1 निकालो। A1 का बेसिकली मतलब है फर्स्ट टर्म, तो A2 जो है वो कितना है? 7, और A1 कितना हमारे पास में 11, 7 - 3 कितना आ जाएगा? -4, 7 - 11 कितना आ जाएगा? -4। मैंने कहा A3 - A2 निकालो, तो यार A3 - A2 का मतलब क्या है? 3 - 7, सर ये भी आ गया -4। हमने कहा A4 - A3 निकालो, सर A4 - A3 का मतलब है A3 -1 -1 ये आ जाएगा -3 और +, यानी ये भी कितना आ जाएगा? -4। क्या इसका A2 - A1, A3 - A3, A4 - A3 ये सब के सब क्या है? सर -4 के बराबर है। तो क्लियरली A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3 जो है ये -4 के बराबर है, तो सो ये क्या है? AP। ये रीजन समझ में आया ये AP क्यों है? क्योंकि इनके कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा? सर वो एक कांस्टेंट आ रहा है, दैट्स व्हाई ये जो सीक्वेंस है वो एक AP फॉर्म करेगी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जो है वो माइनस का चल रहा है। अब जरा दूसरा सवाल, फाइंड द 15 टर्म ऑफ द डिफरेंस। तो 15 टर्म मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि क्या किसी भी AP का अगर पूरी कुंडली निकालनी है तो उस AP के दो ही चीज चाहिए होते हैं, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। I am repeating this word, you have to find the nature of the AP, you have to must be need 2 points, first is the first term, second is the common difference, ठीक। तो चलिए T15 क्या होगा? मतलब किसको से AP 15 टर्म कितना होगा? A15, या इसको आप बोल सकते हो T15। सर T15 का मतलब है कि 15 में से एक कम D, that is A + 14, यही होगा ना प्लस, यही होगा ना, A + 14 D होगा। अब हमने पिछले वाले स्लाइड से मैंने A1 निकाला, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म n की जगह 1 रख दिया, तो ये बन जाएगा 4 - 4 × 1 + 15, सर ये आया 11, ये कितना आया? 11।
कॉमन डिफरेंस डी हमने निकाला था, कॉमन डिफरेंस आया था माइनस का। जरा इसे रख दो यार, 18 15 कितना बन जाएगा सर, a 11 प्लस 14 इनटू b की वैल्यू माइनस 11 प्लस 14 माइनस का 4, 14 इनटू माइनस का 4 माइनस का 56। इसको बेटा आप सबट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा माइनस का 45 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका कौन सा टर्म आएगा, मतलब इसका 15वां टर्म कौन सा आएगा, माइनस का 45। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल ये रहा बढ़िया सवाल। फाइंड द 12 24 एंड nth टर्म ऑफ ap गिवन बाय एंड nth टर्म ऑफ ap गिवन बाय दिस। आपको एक ap दिया है, इसका 12 टर्म बताना है, 24 टर्म बताना है और इसका कौन सा टर्म बताना है आपको, इसका बताना है आपको 90 nth टर्म बताना है। फिर किसी भी ap को अगर आपको टर्म्स बताने हैं, इसमें सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। सर फर्स्ट टर्म है 9, a2 सेकंड टर्म कितना है सर, सेकंड टर्म है 13, फिर a3 वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, आपको पहला टर्म निकाल लेना है। पहला टर्म कितना है हमारे पास में सर, a1 की वैल्यू है 9। कॉमन डिफरेंस d क्या है सर, कॉमन डिफरेंस d का मतलब है किसी भी अगले टर्म को पहले टर्म के साथ क्या कर ले, डिफरेंस ले ले, यानी a2 माइनस क्या कर ले, a1 कर ले, a2 माइनस a1। सर a2 की वैल्यू कितनी है, सेकंड टर्म 13 है, a1 की वैल्यू 9, यानी कॉमन रेशियो कितना आ गया 9। कॉमन रेशियो नहीं, कॉमन डिफरेंस जो कितना है आपके पास में वो बेटा होगा, ठीक है। चलो फर्स्ट का सवाल है t12 का मतलब सर a + 11 है, a फर्स्ट टर्म कितना है 9, 11 इनटू d की वैल्यू है हमारे पास में 4, 11 4 * 44 प्लस 9, ये बेटा आ जाएगा 53 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो पहले का जवाब कितना है 53। t24 सर, t24 का मतलब है a + 23d। सर फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 9, 23 इनटू d की वैल्यू हमारे पास में सर है 4, इसको सॉल्व कर लो, 3 4 * 12, 4 2 * 8, 8 और 1 9, 8 और 1 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 92 आ जाएगी, 92 प्लस 9, 92 प्लस 9 कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक। इस ap का nth टर्म पता है यार, nth टर्म का मतलब है a का मतलब होता है a + n - 1d। बड़ा फर्स्ट टर्म कितना है 9, n - 1, कॉमन डिफरेंस कितना है सर 4 का, तो बन जाएगा 9 4 n - 4, यानी आ जाएगा 5 + 4n। दिस इज द nth टर्म ऑफ दिस ap। दिस ap का ये कौन सा टर्म आ गया, nth टर्म आ गया। तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, ठीक। आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है, आपको जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और सीक्वेंस के बारे में बताया गया है, आप उस सारे टर्म्स को रिवाइज करके ही अगली क्लास में पहुंचेंगे तो ज़्यादा बेटर है, और अगले वाली क्लास में हम मोस्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एंड स्टडी मोर एंड मोर, ओके।